Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. So, beta, actually, after discussing the mean value of alternating current and root mean square value of alternating current, now कुछ points मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. Actually ये points आपने सिर्फ याद रखने हैं. You do not have to derive these points. हमने इनको derive नहीं करना है. Simply numerical purposes के लिए या आपके conceptual purposes के लिए हमने आपको simply इसमें क्या करना है, इसको याद रखना है. तो पहला point हमने देखना है कि what do you mean by transient current. Transient current किसे कहते हैं? तो याद रखना बेटा, वो ऑसिलेटरी करंट, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट विच टेक अ शॉर्ट फाइनाइट टाइम टू ग्रो टू मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बहुत कम टाइम लगता है मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए या डिके होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है उसको मिनिमम वैल्यू तक जाने के लिए. बट या और मैं जैसे मैंने आपको कहा विच टेक्स शॉर्ट फाइनाइट टाइम टू ग्रो टू मैक्सिमम वैल्यू और डिक्रीज और डिके टू मिनिमम वैल्यू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, या दोनों, उसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं. यानी एक्चुअली ट्रांजिएंट करंट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस सर्किट में हमें मिलता है. वो सर्किट जिसमें एक्चुअली हमारे पास एल और सी होता है, एलसी सर्किट, दैट्स एक इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है. तो देयरफॉर जब आपके पास वैसा सर्किट होगा जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो देयरफॉर उसमें जो ऑसिलेटरी यानी एसी करंट वहाँ पे जनरेट होगा, और वो एसी करंट जिसको बहुत कम टाइम लगेगा मैक्सिमम तक जाने के लिए या कम टाइम लगेगा मिनिमम तक वापस आने के लिए एक इस सर्किट में, उस करंट को हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं. यानी दैट ऑसिलेटरी करंट विच टेक्स अ स्मॉल टाइम, अ स्मॉल शॉर्ट फाइनाइट टाइम टू ग्रो टू मैक्सिमम वैल्यू और डिके टू मिनिमम वैल्यू. यहाँ पहले ग्रो करने के लिए उसको कम टाइम लगता है या डिके होने में भी उसको बहुत कम टाइम लगता है. एक सर्किट में, जिस सर्किट में को क्या क्या है आपके पास, और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं. या तो खाली इंडक्टर होगा या खाली कैपेसिटर होगा या दोनों होंगे. आइदर द सर्किट में भी इंडक्टर, एल सर्किट, आर सर्किट या एल सर्किट, सी सर्किट या एल सी सर्किट. यानी तीन सर्किट्स में आपको ऐसा करंट मिलेगा. या तो सिर्फ आपके पास एल सर्किट होगा यानी दिस इंडक्टिव सर्किट होगा, या कैपेसिटिव सर्किट होगा, या बोथ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट होगा. यानी कि बेटा इनमें आप हम कहते हैं कि इनमें जब करंट बहुत कम टाइम में ऊपर चला जाता है, मैक्सिमम बहुत कम टाइम लगता है वापस आने में, ग्रो डिक्रीज होने में, तो उस सॉर्ट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट कहते हैं. अगर आपको याद होगा बेटा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होगा जिसमें सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस हो, जिसमें आर हो, सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस हो, तो अगर हम उस सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में मैक्सिमम बहुत जल्दी बन जाता है, कुछ टाइम नहीं लगता उसको मैक्सिमम बनने में. सिमिलरली अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता है, डिके होता है विद इन नो टाइम. यानी उन सर्किट्स में जिनमें रजिस्टर लगा हुआ था, आर सर्किट्स होते हैं, उनमें करंट नो टाइम में इंक्रीज भी होता है, विद इन नो टाइम वो डिक्रीज भी हो जाता है. ठीक है ना. तो देयरफॉर हाउएवर, लेकिन जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जिसमें इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, या दोनों इंडक्टर या कैपेसिटर हो, उसको जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ना इस सर्किट में, उसको कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा इस मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने में. क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है इंडक्टर्स, जो वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होती है ना बेटा, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर जो अपोज करता है वहाँ पे इस करंट को, तो उसको फाइनाइट जिस मैक्सिमम बनने के लिए कुछ टाइम लगता है. ठीक है ना. तो बेटा व्हाट आई एम सेइंग, ओमिक रेजिस्टेंस वाला जो, अगर आपके पास रेजिस्टेंस वाला उसमें कोई अपोजिशन वैसे नहीं होते, तो विद इन नो टाइम इंक्रीज, विद इन नो टाइम डिक्रीज. लेकिन जैसे हमारे पास इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होंगे तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है इलेक्ट्रिक करंट को मैक्सिमम तक जाने के लिए. ठीक है ना. तो इन सर्किट्स में जब करंट फ्लो होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होता है अक्रॉस द इंडक्टर, जो विच अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट इन द सर्किट. सिमिलरली जब आप करंट को स्विच ऑफ करते हो, वंस अगेन इलेक्ट्रिक इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जब स्विच ऑफ किया जाता है इन सर्किट्स में, तो कुछ फाइनाइट टाइम लगता है उनको जीरो बनने में. सच इलेक्ट्रिक करंट्स को हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं. तो इन इलेक्ट्रिक करंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट करंट्स, जिनको कुछ शॉर्ट फाइनाइट टाइम लगता है, कुछ कम टाइम लगता है मैक्सिमम बनने के लिए और मिनिमम जाने के लिए. ऐसा ओमिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स में नहीं, यानी जो आपके पास रजिस्टर वाले सर्किट होता है ऐसा उनमें नहीं होता है, क्योंकि उनमें विद इन नो टाइम अप, विद इन नो टाइम डाउन. लेकिन जब आपके पास इंडक्टर हो या कैपेसिटर या दोनों हो, उनमें कुछ टाइम लगता है करंट को मैक्सिमम बनने में और करंट को मिनिमम बनने में. तो देयरफॉर उस करंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं. तो ट्रांजिएंट करंट मेनली आपको तीन सर्किट्स में मिलेगा, या तो इंडक्टर सर्किट होगा, या कैपेसिटर सर्किट होगा, या वैसा सर्किट जिसमें दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे. तो देयरफॉर बेटा दिस वाज योर ट्रांजिएंट करंट. ना कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अब चूंकि बेटा अब हमने देखा कि जो करंट्स हमें मिलेंगे, अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स होंगे. चूंकि थोड़ा सा पढ़ा है आपने, अब आपके पास जो बेसिक तीन सर्किट एलिमेंट्स है, एक तो रजिस्टर हो गया, और एक इंडक्टर हो गया, और कैपेसिटर हो गया. अब यहाँ पे हमने एक्चुअली इस एसी करंट को देखना है कि अब जब हम करंट को इन डिफरेंट डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में पास करवाएंगे, तो व्हाट विल हैपन देयर.
ठीक है ना। तो हमारे पास मेनली हम इन तीन एलिमेंट्स को किसी भी, या तो हम सर्किट बना सकते हैं अलग अलग, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, या अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, रेजिस्टिव कैपेसिटिव, रेजिस्टिव इंडक्टिव, इंडक्टिव कैपेसिटिव, यानी मुख्तलिफ मिक्सिंग हम करवाएंगे, जो आप आगे आगे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे हम किस तरह के सर्किट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो चलो इसमें हम पहला जो सर्किट, हम आपको सिंपली याद रखना है कि एक सर्किट हमने बनाया है LR सर्किट, यानी इट इज द सर्किट, यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ इन करंट सीरीज LR सर्किट, यानी वो सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके पास एक इंडक्टर ऐसा होता है बेटा, और इसी के साथ हमने एक रजिस्टर ऐसे लगाया, बाद में हम नीचे एक बैटरी, एक कुछ टू टर्मिनल की लगाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ग्रोथ किस तरह करंट होता है। यानी अगर हमारे पास अब LR सर्किट है, आपके पास एक ये LR सर्किट है, एक सीरीज रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट है, तो उसमें करंट कैसे इंक्रीज होगा, जैसे बेटा आप जैसे बैटरी से स्विच ऑन करोगे तो देयर पर ग्रो किस तरह करंट करेगा, ग्रो इस सर्किट में ग्रो किस तरह करंट करेगा। नो नीड टू एक्चुअली बेटा इसमें किरचॉफ्स लॉ की वो अप्लाई करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, जरूरत भी नहीं लगता है कहीं पे। आपने सिंपली याद रखना है कि एक्चुअली व्हाट इज दी फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनली हम देखें जो करंट ग्रो हो रहा है ना, वो इस इक्वेशन से ग्रो हो रहा है, दैट इज आई इज इक्वलेंट आई नॉट, ये पीक करंट है 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टा, वेयर टा इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो देयरफॉर ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन शोज अस दैट कि हाउ करंट विल ग्रो इन LR सर्किट, ठीक है ना बेटा। दिस इक्वेशन आफ्टर डूइंग अ बंच ऑफ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, अप्लाइंग लॉगरिथमिक्स, बाकी एंटी लॉग भी लेना पड़ता है हमें, तो हम फाइनली इस इक्वेशन पर पहुंच जाते हैं। आपने सिर्फ इसको याद रखना है। तो देयरफॉर इन LR सर्किट द करंट ग्रोज एज I is equivalent I naught इज द पीक करंट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टा, वेयर टा इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट। रिमेंबर इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। किसके बराबर होता है, L बाई आर। इन केस ऑफ सीरीज LR सर्किट, इन केस ऑफ LR सर्किट, टा दिस टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इंडक्टर बाय रेजिस्टर, दैट्स L बाय R। क्योंकि LR पढ़ रहे हो आप, तो देयरफॉर टा इज इक्वल टू L बाय, तो इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी डिवाइड बाय L बाय R, तो R ऊपर चला जाएगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देयरफॉर टी टाइम कांस्टेंट, सो दिस इक्वेशन एक्चुअली इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन व्हिच गिव्स अस वैल्यू ऑफ करंट इन LR सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। दिस शोज दैट करंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली इन LR सर्किट, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यानी अगर आपने थोड़ा सा ग्राफ में छोटा सा बनाऊंगा तो इसमें ग्राफ इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कहते हैं। ये टाइम है, ये आपका I नॉट है बेटा, तो देयरफॉर I नॉट ये पीक वैल्यू है, ये I यहाँ से जा रहा है, ये आपका I नॉट है पीक वैल्यू, तो दिस शोज अस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि इन LR सर्किट जो करंट ग्रो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इस करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए, तो देयरफॉर ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, यानी कि आपका I कब I नॉट के बराबर होगा, इफ ड्यूअर ई रेज़ पावर माइनस टा टी बाई टा, या टी रेज़ माइनस ई रेज़ पावर, इस टा को R बाई एल भी लगा सकते हैं, तो L बाई आर, सॉरी L R ऊपर चला जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस टी R बाई एल, इस तरह भी आप लिख सकते हो। जब वो जीरो बन जाएगा, ऑब्वियसली जब ये टर्म जीरो बन जाएगी तब आपका I इज इक्वल टू I नॉट आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये टर्म जीरो कब बनेगी, कब, ले लो आप ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टा जीरो के बराबर। तो थोड़ा सा मैं आपको दूसरे पेज पे भी यहाँ पे दिखाऊंगा, लेट मी टेक अनदर पेज। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे आपके लिए। यानी अगर हम देखेंगे टाइम टेकन बाय करंट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू, कब उसको मैक्सिमम वैल्यू होगा इन सीरीज एल से आर सर्किट। तो बेटा आपका I इज इक्वल आई नॉट ही पीक करंट, I को कब वैल्यू I नॉट होगा, I नॉट के बराबर, तब ओब्वियसली जब आपका ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टा किसके बराबर होगा, जीरो। और हम इस तरह भी कह सकते हैं माइनस टी बाई एल, ये R हो गया, दैट्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज टा इज इक्वल टू L बाई आर, तो L यहाँ पे R ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कब जीरो बन जाएगा, ये E कब जीरो के बराबर होगा, R हम जब कहेंगे, चूंकि जब T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एनीथिंग रेज़ पावर इन्फिनिटी, जीरो बन जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर बेटा ये जीरो कब होगा, तो हम कह सकते हैं ये जीरो होने का मतलब है कि टाइम इन्फिनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द करंट इन LR सर्किट बिकम्स मैक्सिमम आफ्टर इन्फिनाइट टाइम। थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं कि इन्फिनाइट टाइम के बाद एक्चुअली इस सीरीज LR सर्किट में करंट जो है ना वो मैक्सिमम बनेगा, बहुत सारा टाइम लेगा ये, ठीक है ना बेटा। तो जो वेरिएशन करंट और टाइम के दरमियान है वो मैंने इस तरह दिखाया है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमने देखा कि इन्फिनाइट टाइम के बाद इसमें बहुत टाइम लगेगा मैक्सिमम जाने में इसमें करंट, क्योंकि ये अपोज करेगा कंसिस्टेंटली, ठीक है ना बेटा। जब हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, दैट इज आपने भी देखा टाउ इज इक्वल टू L बाई आर, तो सिंपली आप याद रखो I जो आपको मिलेगा इंडक्टिव वो निकलेगा बराबर आपको 63.2% I नॉट,
यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना ऊपर, तो सॉल्व होने के बाद जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट आई किसके बराबर रखेंगे, जो करंट निकलेगा वो निकलेगा आपको 63.2% ऑफ आई नॉट। दस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इन एल आर सर्किट ग्रोज अप टू 0.632 या 63.2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट वो ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह आप डिके देखेंगे, हम डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, तो डिके किस तरह, अब ये तो ग्रोथ थी, ग्रो किस तरह हो रहा था, अब देखेंगे डिके किस तरह होगा एल आर सर्किट में। वंस अगेन नो नीड टू डिराइव द एक्सप्रेशन, सिंपली रिमेंबर यही इक्वेशन आई इज इक्वल एंड आई नॉट। फर्क देखो यहाँ पे 1 माइनस ई रेज पावर टी बाई, यहाँ पे 1 माइनस नहीं, यहाँ पे सिंपली ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ, वाई टाउ इज एल बाई इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे भी 1 सेकंड आप देख सकते हो कि जो करंट है 1 सेकंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क देखो आप, इट इज आई माइनस आई नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे सिंपली आई नॉट माइनस है ना, समझ में। तो कितना टाइम लगेगा आपको करंट को जीरो बनने में, अकॉर्डिंग टू 1 सेकंड, यही इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। अब देखो फर्क यहाँ पे बेटा, अब देखो आई कब बनेगा जीरो एल आर सर्किट में, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई जीरो कब बनेगा, तो 1 सेकंड जब ये करंट ये जीरो बनेगी, तो 1 सेकंड दैट्स टी इज इनफिनाइट, 1 सेकंड टी इज इनफिनाइट। तो देयरफॉर हम थ्योरेटिकली करंट इन एल आर सर्किट टेक्स इनफिनाइट टाइम टू बिकम जीरो। तो वेरिएशन 1 सेकंड आप देखेंगे विथ टाइम, करंट टू टाइम की वो इस तरह डिक्रीज होगी, इट विल टेक इनफिनाइट टाइम टू बिकम जीरो, इजीली जीरो नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया था आपका चार्जिंग, दिस वाज ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट एंड डिके ऑफ करंट। आपने इतना ही याद रखना, इन दो इक्वेशंस को आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और टाइम याद रखना है कि इनफिनाइट टाइम के बाद ये मैक्सिमम भी बनेगा, इनफिनाइट टाइम के बाद जीरो को इजीली जीरो भी नहीं बनता, इजीली ये मैक्सिमम भी नहीं बनता, ठीक है ना बेटा। इस तरह चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब देखो इन आरसी सर्किट, अब दूसरा एक सर्किट हम बना सकते हैं आरसी जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हुआ है, कनेक्ट हुआ है। रेजिस्टर और कैपेसिटर को 1 सेकंड इस तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे एक, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका रेजिस्टर है, इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में नीचे एक बैटरी और 2 वे की, 1 सेकंड उसी तरह। तो देयरफॉर इसमें हम पहले देखेंगे बेटा, इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम देखेंगे पहले चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे, अगर हम देखेंगे कैपिटल चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे कितनी होगी इस कैपेसिटर में, तो देयरफॉर दैट्स बेटा सिंपल इक्विवेलेंट Q इज इक्विवेलेंट Q नॉट। रिमेंबर इट वाज I इज इक्विवेलेंट I नॉट, दिस वाज करंट, नाउ चार्ज इज इक्विवेलेंट Q इज इक्विवेलेंट, बाकी सेम है, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई टा, टा हियर इज टाइम कांस्टेंट व्हिच इज RC, it is simply equivalent to R into C. So this actually thus जो charge will grow in the capacitor according to this equation, ठीक है ना, that is charge grows 1 second exponentially, 1 second जो charge भी वहाँ पे grow होगी, यानी कैपेसिटर में जो charge भी 1 second grow होगी, that will also be exponentially like this will be Q नॉट, यहाँ से Q है, यहाँ से T है, तो भी देयरफॉर यहाँ पे बेटा चार्ज जो ग्रो होगी कैपेसिटर में, that also will be growth will be exponential growth उस चार्ज में होगी, whereas टाइम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे RC है। तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम चार्ज बनने के लिए, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, यानी कि मैक्सिमम फुली चार्ज कब कैपेसिटर होगा, दैट्स व्हेन Q इज इक्वल टू Q नॉट, बिकॉज Q नॉट रिप्रेजेंट्स द फुल चार्जिंग, पीक चार्जिंग, दैट्स Q इज इक्वल टू Q नॉट, वो कब बन जाएगा, ऑब्वियसली व्हेन ये जीरो बन जाएगी, इरेज पर 1 सेकंड T इज इक्वल टू इनफिनाइट, दैट्स थ्योरेटिकली कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड आफ्टर इनफिनाइट टाइम, इनफिनाइट टाइम के बाद आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होगा इनके एज पर एज RC सर्किट। हालांकि प्रैक्टिकली तो कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे, थ्योरेटिकली कह रहा है कि उसको इनफिनाइट टाइम के बाद आपका चार्ज पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है ना बेटा। बाकी वो इंडक्टिव कांस्टेंट्स, कैपेसिटिव कांस्टेंट्स वो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी कैपेसिटिव कांस्टेंट जब आप निकालोगे दैट विल आल्सो बी 63.2% ऑफ द पीक चार्ज, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे अब वोल्टेज देखेंगे हम बेटा, वोल्टेज कितनी होगी, जैसे ड्यूरिंग द चार्जिंग के दौरान जो वोल्टेज कैपेसिटर अटेन करेगा, चार्जिंग के वक्त कैपेसिटर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, वो हमने देखा ऊपर ही इस तरीके से। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V इज इक्विवेलेंट E into 1 minus e raised power t by RC, ठीक है ना। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पीक दिस पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अटेनड बाय द कैपेसिटर, V इज इक्विवेलेंट E raised power 1 minus, देखो ये सब में है t by RC मतलब फिर से माइनस t by टा, इक्वेशन दिस विल रिमेन द सेम, सिर्फ इन दोनों में आपने फर्क याद करना है। इसी तरह करंट आप देखोगे, मैक्सिमम करंट सिंपली करंट कितना होगा कैपेसिटर में, तो देयरफॉर दैट्स I इज इक्विवेलेंट I नॉट e raised पावर माइनस t by टाउ, ठीक है ना, दैट्स RC टाउ। तो वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम वो देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बेटा, इट इज माइनस t by टाउ, तो करंट एक्चुअली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा वहाँ पे करंट का। इसी तरह डिस्चार्जिंग की जाने अगर आप जाओगे, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज इक्वेशंस, बिकॉज न्यूमेरिकल जब आपको आएंगे तो इनमें से भी आएंगे, तो देयरफॉर आपने सिंपली याद रखना है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग
तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो किस तरह डिस्चार्ज होगा, दैट्स वंस अगेन Q इज इक्वल टू Q0 e raised power minus t by tau, विच इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने चार्ज दिखने कैपेसिटर पे वो इतनी होगी। वंस अगेन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो किस टाइम के बाद जीरो बन जाएगी, वंस अगेन तब ये जीरो बन जाएगी, वंस अगेन t इज इनफिनाइट। तो देयरफॉर कैपेसिटर विल डिस्चार्ज कंप्लीटली आफ्टर इनफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। So therefore the decay of charge in time t will be exponential within this। तो कैपेसिटिव once again इनमें जो कैपेसिटिव कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा 36.8% ऑफ पीक वैल्यू। तो therefore इसमें जो वोल्टेज आप देखोगे बेटा, वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वंस अगेन इट इज e raised power minus t by tau। ये देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव करंट है, यहाँ पे नेगेटिव है माइनस I नॉट e raised power minus t by tau। ये जरूरी याद नहीं, आपने सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है कि चार्ज डिस्चार्जिंग के वक्त, चार्जिंग के वक्त, ग्रोथ के वक्त, डिके के वक्त एक्चुअली इनमें करंट कैसा होता है, या चार्जिंग के वक्त चार्जिंग जो होती है वो एक्चुअली किस तरह चार्ज कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये आपने एक्चुअली इनमें से कुछ याद रखना था। दीज वर सर्टन पॉइंट्स जो आपने सिंपली रिमेंबर करने हैं। तो आई होप ये बहुत ईजी है, आपने सिर्फ रिमेंबर करना है, इनको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली डिराइवेशन का पार्ट तो फर्स्ट आपने मीन करंट पढ़ना था, वो हमने पढ़ा है, RMS वैल्यू भी हमने पढ़ा है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली बेटा नाउ वी विल डिराइव रिलेशन बिटवीन I मीन एंड RMS, ठीक है ना। ना चूँकि हमने दोनों पढ़े हैं, अब हमने I मीन भी पढ़ा, दैट्स मीन वैल्यू ऑफ AC करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है ना बेटा। तो therefore we know I मीन किसके बराबर था, दैट्स मीन वैल्यू ऑफ AC करंट किसके बराबर था वो बेटा, इट वाज 2I0 बाई पाई था, वो किसके बराबर था 0.637 I0, अगर आपको याद होगा। इसी तरह IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर था I0 बाई √2, ठीक है ना, वो किसके बराबर था 0.707 I0। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइड फर्स्ट अगर सेकंड को करेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट, चूंकि सेकंड बड़ा है इसीलिए। तो देयरफॉर IRMS डिवाइड बाई I मीन इज सिंपली इक्वल टू 0.707 डिवाइड बाई 0.637। I0 और I0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कितना निकलेगा, डू ऑन द कैलकुलेटर 1.0, तो ये निकलता है 1.112, ठीक है ना। तो देयरफॉर IRMS इज 1.112 टाइम्स I मीन। तो देयरफॉर I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज 1.112 टाइम्स I मीन वैल्यू, ठीक है ना। तो क्वाइट सिंपल रिलेशन थी। तो बेटा रिमेंबर आपने ये जो है ना, ये अभी हालांकि हमने इसको नहीं पढ़ना है लेकिन आगे जाके पढ़ना, इसको पावर फैक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर ऑफ AC। ये AC का पावर फैक्टर है, हालांकि हमने आगे जाके इसको पढ़ना भी है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो, इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं, दैट्स IRMS डिवाइड बाय I मीन। तो रिलेशन क्या इनके दरमियान, IRMS इज सिंपली इक्वल टू 1.112 टाइम्स I, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वाज द रिलेशन। ओके बेटा, अब देखो थोड़ा सा मुझे अब एक्चुअली हमने स्टडी करना है, हमने AC को स्टडी करना है जब हम उसको डिफरेंट सर्किट्स में पास करवाएंगे, लाइक दैट आप कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, या दोनों को मिला के कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, या तीनों को, और LC सर्किट, विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो उन सर्किट्स में हमने इनको पढ़ना है अब, जो कि आगे वाले जो कुछ लेक्चर्स आएंगे उसी पे बेस्ड आएंगे, दैट्स अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज व्हेन अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा दूंगा, दैट्स रिगार्डिंग द फेजर। उसको फेजर या फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखें इसको, फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। तो रिमेंबर सिंपली फेजर क्या होता है, फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है विच रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी विच इज वेरिंग साइनोसाइडली विद टाइम। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, वो वेक्टर जो रोटेट करता है अपनी जगह पे, और लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटिटी को जो वेरी साइनोसाइडली होगी, ठीक है ना। फेजर क्या है, इट्स ए फेजर इज ए rotating vector which represents a quantity varying sinusoidally with time, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, फेजर एक हमारे पास एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है, ये वेक्टर आपको पता है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन दिखा रहा है, तो वो रोटेट हो रहा है, मगर वो रिप्रेजेंट करता है ऐसी क्वांटिटी को जो साइनोसाइडली वेरी होता है विद टाइम। हमने देखा एक्चुअली AC करंट तो साइनोसाइडल वेरिएशन है ना, दिस इज साइनोसाइडल वेरिएशन बेटा,
ये साइनोसाइडल वेरिएशन है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऐसी एक क्वांटिटी जब ऐसी साइनोसाइडल वेरिएशन आ गई, वेरिएशन दिखाता है, तो देयरफॉर इस क्वांटिटी को एक वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। उसी रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फेजर कहते हैं। आया ना समझ में, ठीक है ना। जो रोटेशन ऑफ फेजर उसको हम आमतौर पर जब हम लेंगे वो हम ट्रीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब एक्चुअली वो मूव करेगा विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा which is equal to the angular frequency of the quantity varying sinusoidal with time। यानी जो रोटेटिंग ऑफ ए फेजर, ये जो फेजर जब रोटेट करेगा उसको ट्रीट हम करते हैं, जब भी हम रोटेट इसको कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे विद सम एंगुलर, क्योंकि रोटेशन तो करेगा तो किसी वेलोसिटी स्पीड से करेगा, एंगुलर स्पीड से करेगा, दैट्स टेकन एज ओमेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आमतौर पर जब हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी कंसिडर करते हैं, दैट्स ई, ये क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये एक्चुअली हमें क्या देता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इसको हम एक फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। पहले मैं आपको सिंपल में बताऊंगा, बाद में मैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पे जाऊंगा। इसको हम एक फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ फेजर वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ई नॉट पीक करंट, तो देयरफॉर दिस इज रोटेटिंग विथ ओमेगा टी, ठीक है ना। तो therefore this is O x y quantity. So a phasor representing this is equivalent E naught sin omega t is shown here. जो length of the phasor is, that is E is directly proportional to E naught, ठीक है ना, and it describes an angle omega t with time. ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट इस होगा, जब आप इसको एक्चुअली अपने दो कंपोनेंट्स में ये करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे से जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ से जाएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट वो साइन वाला वो कंपोनेंट है, दैट्स ये कोई ई नॉट है तो ये बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी से रोटेट कर। दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेजर वेक्टर, ठीक है ना। अब जो फेजर डायग्राम हम कहते हैं, इन फेजर डायग्राम जो क्वांटिटी वेरी करती है साइनोसाइडली विद टाइम, वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन देयर मैक्सिमम वैल्यूज। वहाँ पे अगर दो मैंने डिफरेंट, आपने याद रखना है, फेजर डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें हम उन क्वांटिटीज को अब रिप्रेजेंट करेंगे जो साइनोसाइडली वेरी करते हैं विद टाइम। हम 1 2 3 4 बहुत सारी क्वांटिटीज को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन क्वांटिटीज में कुछ फेज डिफरेंस हो, यानी वो डिफरेंट पोजिशन पे चल रही हो, तो उनकी जो फेज डिफरेंस है ना, वो कैसे हम दिखाते हैं इस फेजर डायग्राम में। तो फेजर डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एंगल बिटवीन देयर मैक्सिमास। हम उन एंगल मैक्सिमास के दरमियान डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फेजर डायग्राम। तो लेट्स मूव, थोड़ा बहुत मैं इसमें फर्दर जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो भी वेरी होता है साइनोसाइडली, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरी साइनोसाइडली विद टाइम एंड इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किस तरह, अगर आपको याद होगा, अभी हमने एक्चुअली 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे। तो देयरफॉर वी नो जो डिस्प्लेसमेंट, जब आप ऑब्जेक्ट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमता है ना, तो देयरफॉर टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है। तो देयरफॉर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट है दैट वेरी साइनोसाइडल। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस। तो साइन, जब आप वेरिएशन देखोगे तो साइन पहले क्या था, पहले था मिनिमम 0, उसके बाद मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसके बाद फिर से वापस। ये देखो मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम। तो अब देखो जब आप पेंडुलम की तरफ जाओगे, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा था, तो पहले मिनिमम था 0, फिर मैक्सिमम एक साइड में, वापस आया मिनिमम 0, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम। तो दैट डिस्प्लेसमेंट विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज साइनोसाइडल डिस्प्लेसमेंट। एंड उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद होगा, दैट्स y इज इक्वलेंट r sin omega t, where r was the amplitude, r amplitude of the oscillation था, ठीक है ना। फर्दर थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा डीप, आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आपने चूंकि थोड़ा सा पढ़ा है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो इट है इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन द वाई एक्सिस। यानी जो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है y, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैंने ऊपर y लिखा, दिस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन y एक्सिस। वो प्रोजेक्शन होता है किसकी प्रोजेक्शन के बराबर, दैट इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड r ऑन y एक्सिस। जो आपका एम्पलीट्यूड r है ना, उसकी प्रोजेक्शन वो y एक्सिस पे है। क्योंकि जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो बेटा, ये आपके पास ये एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द एक्चुअली ये देखो बेटा, आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स आपको
समझ में आएगा ये इस तरीके से, आप चूँकि आपने पढ़ा भी है इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन दिखाता है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पोजीशन पे मीन पोजीशन पे था, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट देखो ये एक मैक्सिमम की तरफ चला गया। अब देखो जो इसकी प्रोजेक्शन थी, ये एम्पलीट्यूड है ना, इसकी प्रोजेक्शन जैसे ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक गया तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक गई। अब वहाँ से ऑब्जेक्ट फिर से हाफ रोटेशन फिर से वापस आएगा, यानी जब ऑब्जेक्ट अब कंप्लीट हाफ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा। पहले देखो फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए ऑब्जेक्ट जब जाए इसकी प्रोजेक्शन द एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड की प्रोजेक्शन कहाँ तक कहाँ जाएगी, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम सी टू डी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। लेकिन जब डी टू ई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट फिर से आएगा तो इसकी प्रोजेक्शन फिर से नीचे आएगी। इन द सेम केस जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करेगा ना, एक सम कंप्लीट सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे ट्रेवल करेगा, तो आपकी जो प्रोजेक्शन होगी वो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी। तो देयरफॉर ऑन दी इट एक्चुअली जो प्रोजेक्शन वही मैं कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्शन है ना आपके एम्पलीट्यूड की वाई एक्सिस पे, वो एक्चुअली वो आप देखो वो कहाँ से जहाँ फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, फिर बैक टू मिनिमम, बैक टू मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देयरफॉर वही मैं कह रहा था कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट y दैट इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑन y एक्सिस, वो इसी के बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देयरफॉर जब एक्चुअली एक साइनोसाइडल जब आप एक कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करता है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है ना वो इसी y एक्सिस पे एक्चुअली क्या करता है, साइनोसाइडल वेरिएशन यहाँ पे भी दिखाता है, ठीक है ना। तो ऐसी सर्किट में आपको पता है जो ईएमएफ या करंट वो वेरी होता है साइनोसाइडली विद टाइम, उसको आप अभी मैंने भी बताया आपको अभी कि अगर आपके पास ये होगा ईएमएफ होगा वो सिंपली किसके बराबर रिप्रेजेंट करेंगे हम, इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब करंट अगर आपने रिप्रेजेंट करना, दैट करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी आपको थोड़ा सा ये लगेगा दैट्स आई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, मगर बीच में यहाँ पे मैं एक फाइल लिखूंगा, ये आपके पास करंट होगा, यानी दिस इज एक्चुअली दी एसी करंट, सॉरी हाँ, दिस एन एसी सर्किट विद ईएमएफ दिस एंड करंट वेरिंग साइनोसाइडल विद टाइम, एंड उनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करिए, ईएमएफ है या आपका करंट है। यहाँ पे फाई जो है ना बेटा, इसको हम कहते हैं फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। ईएमएफ और करंट के दरमियान कुछ फेज एंगल है, कुछ डिफरेंस है ईएमएफ और, चूंकि अब आप देखोगे आगे आगे आप जब देखोगे, जब हम सर्किट्स को खलत मिलत करेंगे आरसी आरएल, आप देखोगे ईएमएफ और करंट इन फेज नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे। ईएमएफ और करंट एक थोड़ा सा उनमें फेज डिफरेंस होगी, वो डिफरेंट पोजिशन पे होंगे। देयरफॉर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, दे मे बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ईएमएफ एम्पलीट्यूड ई नॉट एंड करंट आई नॉट रेस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या निकलता है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलता है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है दैट इज दिस एंड करंट है, उनको हम अब कंसिडर कर सकते हैं एज प्रोजेक्शंस ऑफ EMF एम्पलीट्यूड ई नॉट एंड दिस करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। जिस तरह यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन थी, ये एक्चुअली यहाँ पे इस पॉइंट में मैंने आपको कहा था, इस पॉइंट से ये सारा कुछ निकलता है। यानी हम कहते थे कि एसी सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज सॉरी दिस एज फार एज दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन वाज कंसिडर्ड, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वो था सिंपली इक्विवेलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये देखो बेटा, ये आपके पीक वैल्यूज है, तो देयरफॉर जब हम सर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज प्रोजेक्शंस ऑफ ईएमएफ एम्पलीट्यूड ई नॉट एंड करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। तो देयरफॉर अ क्वांटिटी व्हिच वेरी साइनोसाइडली विद टाइम एंड रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर, उसी को हम फेजर कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आगे गया, पहले मैंने कहा था एक रोटेटिंग वेक्टर जो सिंपली रिप्रेजेंट करता है उन क्वांटिटीज को साइनोसाइडली वेरी होती है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता हूँ कि वो क्वांटिटी है जो वेरी होती है साइनोसाइडली टाइम के साथ, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर, को रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर भी, क्योंकि आगे चल के मैं इसको प्रोजेक्शन में भी लगाऊंगा, दैट्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर, उसी को हम फेजर कहते हैं। देयरफॉर वो क्वांटिटी सच एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट, उनको भी हम क्या कहेंगे, फेजर्स ही कहेंगे। तो वो डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेगी अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, करंट को, दैट्स फेजर्स को एज रोटेटिंग वेक्टर्स अलोंग द फेज एंगल्स बिटवीन देम, उनको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। यानी अब वो डायग्राम जो एक्चुअली इन फेजर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको इस लास्ट में कुछ थोड़ा मुश्किल ही है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, लेकिन उतना भी मुश्किल है, एक दो बार सुन लेना, यू विल गेट इट।